हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विराम चिन्ह। हिंदी में विराम चिन्ह यूज करने के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। कभी कभी विराम चिन्ह दे करके पूछ लेता है कि इस विराम चिन्ह का नाम क्या है, और कभी कभी एक सेंटेंस दे देता है, फिर कहता है इसमें उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग करिए। तो आज आपको समझाते हैं विराम चिन्ह का खेल कितना बड़ा है हिंदी भाषा में। एक कथन आप लोग पढ़ते होंगे और सुने भी होंगे, ये बहुत ट्रेंडिंग में रहा था एक समय में। अगर हम कहें रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब यहाँ जो है ना, इस पूरे सेंटेंस में विराम चिन्ह का ही खेल था। अगर आप एक वर्ड आगे एक वर्ड पीछे किए तो पूरे सेंटेंस का जो भाव है, जो मीनिंग है, वह पूरी तरीके से बदल जाएगी और यहाँ अच्छी चीज़ के जगह बुरा भी हो सकता है। जैसे देखो, अगर आप कॉमा यहाँ लगाते हैं तो आप कहेंगे रोको मत जाने दो। आप किसी को कह रहे हैं कि रोको मत जाने दो, लेकिन अगर यहाँ रोको से हटा करके मत के बाद कॉमा लगा दिए, अब सेंटेंस का जो अर्थ है पूरी तरीके से चेंज हो गया। अब भाव क्या निकल के आएगा? रोको मत जाने दो। समझ रहे हैं ना बात को? अगर कॉमा यहाँ है तो मतलब पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मकता का भाव आएगा कि आपके यहाँ कोई मेहमान आए हैं, आप किसी को कह रहे हो कि इन्हें रोको मत जाने दो। लेकिन अगर कॉमा एक शब्द बाद लगा तो क्या हो जाएगा? रोको मत जाने दो, मतलब आप रोकना ही नहीं चाह रहे हैं। तो ये खेल होता है हिंदी में विराम चिन्हों का। बहरहाल हिंदी में जो विराम चिन्ह बताए गए हैं, कुल 20 प्रकार के विराम चिन्ह बताए गए हैं, जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और पहला है हमारा अल्प विराम। अल्प विराम कुछ ऐसे होता है, और अल्प विराम को इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। अब अल्प विराम का मतलब, अल्प का मतलब हो जाता है बहुत कम, और विराम का मतलब होता है रुकना। वास्तव में किसी भी भाषा में जो विराम चिन्ह होते हैं वो उसको अच्छी तरह से रीड करने के लिए यूज किए जाते हैं, ताकि उसका जो भाव है वो बिल्कुल बिगड़ने ना पाए। जिस अर्थ में आप उसे पेश करना चाहते हैं, वह कथन, वह वाक्य, वह बात उसी रूप में प्रस्तुत हो। तो होता क्या है कि अल्प विराम का मतलब कि जब आप कोई वाक्य पढ़ रहे हैं या जब आप कोई बात कह रहे हैं जहां आप बहुत कम समय के लिए रुकते हैं, वहां पे अल्प विराम लगाया जाता है, कॉमा लगाया जाता है। जैसे कि एक कथन अगर हम कहें कि वह गरीब है, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, लेकिन ईमानदार है। जब आप पढ़ेंगे वह गरीब है, यहाँ है के बाद बहुत थोड़ा सा रुकना है और फिर पढ़ेंगे लेकिन ईमानदार है। तो देखना, वह गरीब है के बाद हमने अल्प विराम लगाया, और दूसरे वाले है के बाद पूर्ण विराम लगाया, मतलब यहाँ पूरी तरीके से रुक जाना है, और गरीब है यहाँ थोड़ा सा रुकना है। तो ये तरीका होता है विराम चिन्हों का प्रयोग करने का। वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, जहाँ बहुत कम रुकना हो वहाँ अल्प विराम का यूज करते हैं। बढ़ते हैं आगे। दूसरा है हमारा अर्ध विराम, जहाँ अल्प विराम का दोगुना समय लगे, अल्प विराम का दोगुना समय लगे, वहाँ अर्ध विराम लगाया जाता है। जैसे वाक्य में अगर यूज करना हो, हम बोले वह चला गया, वह चला गया, आप बेफिक्र रहिए, आप बेफिक्र रहिए। अब देखना, वह चला गया, इसके पहले हमने कहा था वह गरीब है। अब वह गरीब है, वहाँ पे आप जितनी देर रुके थे उसी का दोगुना टाइम तक यहाँ रुकना है। वह चला गया, आप बेफिक्र रहिए। अब चला गया के बाद यहाँ अर्ध विराम का इस्तेमाल होगा, क्योंकि अल्प विराम से दोगुना टाइम यहाँ रुकना है, और आप बेफिक्र रहिए यहाँ पूर्ण विराम लग जाएगा। तो ये जो भाव है, आप जैसा कहना चाहते हैं उसी भाव में यह कथन प्रकट होगा। तो अर्ध विराम समझ गए। अगला है हमारा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब अभी हम बार बार दोनों कथन में यूज किए हैं। जैसे राम जा रहा है, आप कोई बात बोल करके फिर रुक गए,
राम जा रहा है, जहाँ पर रुकना है वहाँ पूर्ण विराम लगेगा। इसी को इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं, लेकिन जब आप इंग्लिश में इसे यूज करते हैं तो एक डॉट लगा देते हैं, इसको फुल स्टॉप कहते हैं। लेकिन हिंदी में एक लकीर खींची जाती है जिसको पूर्ण विराम कहते हैं। अगला है हमारा उप विराम, और उप विराम को हम अपूर्ण विराम कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले इस चिन्ह का नाम क्या है और ऑप्शन में ये उप विराम ना हो तो आप क्या ढूंढेंगे? अपूर्ण विराम। ठीक है। अगला देखिए प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक कुछ ऐसे आकृति बनी होती है और नीचे डॉट लगा होता है। प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के लास्ट में किया जाता है। ठीक है। अगला है संयोजक। यह है संयोजक और इसी के बाद है पाद चिन्ह। संयोजक और पाद चिन्ह में फर्क क्या होता है? संयोजक छोटा होता है और पाद चिन्ह बड़ा होता है। अगर हम बात करें कि संयोजक को इंग्लिश में कंजक्शन कहते हैं और पाद चिन्ह को अंडरलाइन कहते हैं। जब आप किसी वाक्य को मार्कर से या जो हाइलाइटर आता है उससे जब आप अंडरलाइन कर रहे हों, ये अंडरलाइन वाला जो चिन्ह होता है इसको पाद चिन्ह कहते हैं। और संयोजक का प्रयोग करते हैं, जैसे माता का संबंध पिता से होता है तो आप माता पिता को एक साथ बोलते हैं तो यहाँ लिख दे, यहाँ जो बीच में एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं संयोजक चिन्ह। या आप कहते हैं दिन रात। दिन रात आपने एक कर दिया पढ़ाई में, जब आप दिन रात लिखेंगे तो बीच में संयोजक का प्रयोग करेंगे, दिन के साथ रात का संबंध। ठीक है। और पद चिन्ह के बारे में हमने बताया कि इसको अंडरलाइन कहते हैं। जब किसी वाक्य के नीचे उसे रेखांकित करना हो तो उसे क्या कहेंगे? पद चिन्ह कहेंगे। अगला है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक का प्रयोग ऐसे वाक्यों में होता है जिससे विस्मय का भाव आता है, आश्चर्यता का भाव आता है। जैसे कि आप किसी को देख करके डर गए, या आपका कोई बहुत प्रिय कहीं चला गया, आपकी कोई प्रिय वस्तु खो गई। तो जैसे कि आप एक वाक्य में समझिए, लिखा जाता है अरे वह चला गया, आप चाहते थे वह ना जाए और ये खबर सुन करके आप हताश हो गए। तो यहाँ क्या करेंगे? विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगर एग्जाम में आपके सामने ये सेंटेंस रख दे और कहे कि उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करिए, तो अरे के बाद आप विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे और यहाँ पूर्ण विराम होगा। या कहीं कहीं यहाँ भी विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो जब किसी कथन से आपके अंदर विस्मयता का भाव आए तो वहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला है हंसपाद। हंसपाद देखिएगा, ये कुछ ऐसे होता है, यानी हंस के पैर की तरह, और इसको त्रुटि विराम भी कहते हैं। हंसपाद को त्रुटि विराम भी कहते हैं। इसका प्रयोग होता है जब आप कोई वाक्य लिख रहे हों और बीच में कोई शब्द आपसे छूट जाता है, त्रुटिवश भूल जाते हैं, तो ये जो चिन्ह है इसे लगा करके उस वाक्य को आप ऊपर लिख देते हैं। जैसे कि आप लिखे, आपको लिखना था हम विद्यालय जा रहे हैं, हम विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन विद्यालय को लिखना आप भूल गए, आगे आपने लिख दिया जा रहे हैं। अब क्या करेंगे? जब विद्यालय लिखना भूल गए तो यहाँ पे हंसपाद का प्रयोग करेंगे और ऊपर विद्यालय लिख देंगे। ये आपके त्रुटियों को सही करने वाला जो विराम चिन्ह है, इस वजह से इसको त्रुटि विराम कहा जाता है और वैसे इसका नाम हंसपाद होता है। अगला है हमारा कोष्ठक। अगर आप मैथ पढ़ते हैं, मैथ में 3 प्रकार के कोष्ठक का यूज होता है जिसको इंग्लिश में ब्रैकेट कहते हैं। एक होता है बड़ा ब्रैकेट, एक होता है मझला ब्रैकेट, ये कुछ ऐसे होता है, और एक होता है छोटा ब्रैकेट। ये ब्रैकेट है, हिंदी में कोष्ठक कहेंगे, लेकिन हिंदी में सिर्फ एक ही कोष्ठक का इस्तेमाल होता है, वो है छोटा ब्रैकेट। इन दोनों का यूज नहीं होता। अब कोष्ठक का इस्तेमाल कैसे होता है, कैसे प्रयोग करते हैं हिंदी के वाक्यों में? जब कोई शब्द अंडरस्टूड हो, यानी अंदर ही अंदर समझने वाली बात हो, तो उसको हम कोष्ठक में रखते हैं। जैसे हमने किसी वाक्य में लिखा नेताजी, लेकिन नेताजी से आपका जो तात्पर्य था, आपका जो कहने का मतलब था, वो था सुभाष चंद्र बोस से। सुभाष चंद्र बोस।
तो कुछ ऐसे वाक्य में यूज किया जाता है इसे जब कोई बात अंडरस्टूड हो। जैसे आपने कहा नेताजी, लेकिन आपके कहने का मतलब सुभाष चंद्र बोस की तरफ इशारा करना था। तो जो बातें अंडरस्टूड हो उसे कोष्ठक में रखेंगे। अगला है हमारा विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह कुछ ऐसे होता है, ऊपर नीचे डॉट लगा होता है और जहाँ डॉट होता है ठीक उसी के नीचे से ये लकीर बढ़ाई जाती है। इसका इस्तेमाल आप अक्सर करते हैं जब आप नोट्स बनाते हैं और नोट्स में कोई हेडिंग डाल देते हैं। मान लीजिए लिखे निष्कर्ष। अब निष्कर्ष के बारे में आपको नीचे लिखना है तो यहाँ पे आप विवरण चिन्ह लगाते हैं, यानी कि जिस शब्द के आगे आपने इस विवरण चिन्ह को लगाया है उसका विवरण जो है, उस शब्द का डिटेल इसके नीचे आप लिखेंगे। और जहाँ पे इस विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है अगली लाइन इस विवरण चिन्ह के नीचे से स्टार्ट की जाती है। इतना क्लियर हो गया। अगला है हमारा तुल्यता। यह है तुल्यता, और तुल्यता का मतलब क्या? तुलना करना, जिसको आप इंग्लिश में इक्वल टू कहते हैं या बराबर का चिन्ह कहते हैं, उसी को तुल्यता कहते हैं। तुल्यता का मतलब जब आप किसी से क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। जैसे चाहे आप सूर्य कहें चाहे आप दिनकर कहें, बात एक ही है, सूर्य बराबर है दिनकर के। तो सूर्य की जो दिनकर से तुलना हो रही है तो दोनों एक समान है, तो बीच में किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? तुल्यता का प्रयोग करेंगे। अगला है पाद चिन्ह। पाद चिन्ह और विवरण चिन्ह दोनों में कन्फ्यूजन होता है, लेकिन विवरण चिन्ह का प्रयोग वहाँ करते हैं जिसके बारे में उसके नीचे कुछ लिखना हो, वहाँ विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और पाद चिन्ह ठीक जिस तरीके से आपका भाग का चिन्ह होता है वैसे ही ये पाद बिंदु का चिन्ह होता है। अगला है टीका सूचक। अब टीका सूचक का प्रयोग कहाँ होता है? जब आप किसी कंपनी की पॉलिसी पढ़ रहे होते हैं, जो उनका प्रिंटेड आता है, जैसे किसी कंपनी के बारे में पढ़ रहे हों, तो उसमें लिखा होता है नियम व शर्तें लागू, नियम व शर्तें लागू। अब लागू के ऊपर जो है एक स्टार बना दिया जाता है। स्टार बनाने का मतलब ये होता है कि जब जैसे दो चार कथन मान लीजिए लिखा है, किसी एक कथन के ऊपर ऐसे स्टार मार्क किया गया है तो सीधा सा इसका मतलब निकल के आ जाता है कि इस कथन के बारे में नीचे और कुछ भी लिखा है, यानी इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है नीचे के पैराग्राफ में। वहाँ हम टीका सूचक का प्रयोग करते हैं। कभी कभी टीका सूचक जो है एक स्टार होता है, उसके बाद अगर स्टार की जगह प्लस का यूज कर लेते हैं, और कभी कभी प्लस का यूज ना करके नंबरिंग कर देते हैं। जैसे मान लीजिए एक कथन हमने यहाँ लिखा, दूसरा यहाँ लिखा, तीसरा यहाँ लिखा, हमने यहाँ पे 1 नंबर डाल दिया, यहाँ पे 2 नंबर डाल दिया, यहाँ पे 3 नंबर डाल दिया। अब इसके नीचे हम इसके बारे में क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन कर रहे हैं। कहने का मतलब कि जब हम इसका पूरा डिटेल यहाँ नीचे लिखेंगे तो 1 नंबर यहाँ जो शो कर रहे हैं, 1 नंबर से मार्क किए हैं, यहाँ हम 1 नंबर का पॉइंट बना करके उसके बारे में डिटेल में लिखते हैं। तो इस जगह प्रयोग होता है टीका सूचक का, जहाँ किसी वाक्य का एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया हो। और अगला है हमारा दीर्घ उच्चारण। दीर्घ उच्चारण के बारे में हमने आपको बताया था वर्णमाला में जैसे आप कह रहे थे राम, जब किसी शब्द में ये शब्द के बीच में ही समानता प्रयोग होता है, जब किसी शब्द के बीच में इस दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग हो, इसका मतलब कि उसका उच्चारण दीर्घ यानी देर तक करना है। जैसे राम लिखा है तो आप खाली राम बोल करके नहीं खत्म कर देंगे, राम कहेंगे, ठीक है ना। अगला है अवतरण। अवतरण चिन्ह ये कुछ ऐसे होता है, इसी को आप कभी कभी क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए आप नाम लिखते हैं रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। जब किसी का उपनाम उसके मेन नाम के साथ जोड़ना हो तो यहाँ लिख देते हैं दिनकर, और दिनकर को इन 2 चिन्हों के बीच में रखा जाता है। जैसे ही और ऐसे देख लेना, जब आप किसी कवि की या किसी लेखक की रचनाओं के बारे में लिखते हैं, जैसे आपने लिखा कामायनी, जयशंकर प्रसाद की रचना आपको लिखनी है कामायनी, तो कामायनी को भी इन 2 चिन्हों के बीच में रखते हैं, तो यहाँ पे प्रयोग होता है अवतरण चिन्ह का।
अगला है पुनरुक्ति सूचक। पुनरुक्ति सूचक को आप इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा का प्रयोग कहाँ होता है? जब कोई कथन किसी के द्वारा बोला गया हो। जब कोई कथन किसी के द्वारा बोला गया हो, जैसे एक नारा दिया गया था, करो या मरो। अगर आप कहीं लिखेंगे इस नारा के बारे में तो इसे इन्वर्टेड कामा के अंदर में रखेंगे, करो या मरो। ऐसे ही जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी दी थी, वो आज़ादी का जो नारा दिया था, कैसे दिया था? तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगर मान लीजिए पेपर में ये स्टेटमेंट लिख करके आ गया आपके सामने और बोला कि उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करो, तो आप क्या करेंगे? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बोला गया कथन है, इस वजह से इसको हम इन्वर्टेड कामा के अंदर में रखेंगे। और यहाँ क्या है? तुम मुझे खून दो, खून दो के बाद कामा लगाएंगे और लास्ट में है मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, पूर्ण विराम लगाएंगे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इन्वर्टेड कामा का मतलब समझ गए आप। जब किसी के कहे कथन को हम लिखते हैं, जब किसी के द्वारा कहे हुए कथन को लिखते हैं तो उसको हम इन्वर्टेड कामा में रखते हैं। अगला है समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक, जैसे मान लीजिए आप कोई पैराग्राफ ऐसे लिख रहे हैं और लास्ट में समापन आपको शो करना हो कि यहाँ पे ये चीज़ समाप्त हो गई है, तो कुछ ऐसे आप एक चिन्ह बना देते हैं। इसका मतलब हो जाता है कि ये पैराग्राफ यहाँ पे समाप्त हो गया है। कभी कभी देखिए यहाँ दो चिन्ह बताए हमने, या तो ये या तो ये। कभी कभी इसका यूज ना करके ये कुछ ऐसे छोटा छोटा डैश बना दिया जाता है, इसका मतलब भी होता है ये पैराग्राफ यहाँ पे समाप्त हो गया। अगला है हमारा लाघव। लाघव चिन्ह का आप लोग प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन शायद नाम नहीं पता होगा लाघव किसे कहते हैं। जब आप लिखते हैं यूटी, जब किसी शब्द का शॉर्टकट नाम लिखना हो, उसके बाद में जो आप डॉट लगाते हैं, इंग्लिश में तो सीधा डॉट रख देते हैं, लेकिन हिंदी में क्या होता है, इसे थोड़ा सा ऐसे गोला सा बनाते हैं। मतलब कि यह किसी शब्द का क्या है, शॉर्ट नेम है, तो वहाँ पे प्रयोग होता है लाघव चिन्ह का। क्लियर है? लास्ट वाला है हमारा लोप चिन्ह। लोप चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? जैसे कि लोप से अर्थ ही निकल के आ रहा है जहाँ कोई चीज़ गायब हो। जब किसी चीज़ का विलोपन हो वहाँ पे हम लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप स्कूलों में पढ़ते होंगे, जब क्वेश्चन करते हैं तो लिखा होता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला जब क्वेश्चन आता है, जैसे कि हमने कह दिया सब समझ गए, सब समझ गए, लेकिन आपके बाद हमने ये लोप चिन्ह का प्रयोग कर दिया। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से मेरा कहने का मतलब था कि सब समझ गए लेकिन आप नहीं समझे, तो नहीं समझे ना लिख करके हमने यहाँ पे लोप चिन्ह का प्रयोग कर दिया। कहने का मतलब यहाँ कोई शब्द था वो लिखा नहीं गया है। और कभी कभी जब इस लोप चिन्ह में इस तरीके से डॉट का प्रयोग नहीं होता, वहाँ पे ऐसे प्लस प्लस का निशान बना दिया जाता है। इसका मतलब भी होता है यहाँ पर कोई शब्द था लेकिन वो है नहीं। तो जहाँ पर किसी शब्द का, किसी कथन का विलोपन हो जाए वहाँ पे हम लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है आप विराम चिन्ह के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मिलेंगे अगली क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।